अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर रही अपनी टीम को फिलहाल वार्ता रोकने का निर्देश दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि जब तक तेहरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता तब तक बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच अब तक हुई बातचीत सकारात्मक रही थी, लेकिन ट्रंप ने अगले दौर की वार्ता शुरू करने से पहले इंतजार करने का फैसला किया है। यानी एक तरफ बातचीत के जरिए तनाव कम करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार और वित्तीय लेन देन को अगले आदेश तक रोकने के ऐलान किए हैं। यूएई ने यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया है। दरअसल यूएई ने मंगलवार को ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव और बढ़ गया। इस फैसले को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यूएई चीन के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच में हर साल अरबों डॉलर का गैर तेल व्यापार होता है। दुबई लंबे समय से ईरान के लिए व्यापार और बैंकिंग का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। ईरान बड़ी मात्रा में सामान यूएई के जरिए मंगाता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में शिपिंग, ऊर्जा और वित्तीय लेन देन भी बड़े पैमाने पर होते हैं। ऐसे में यूएई का व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने का फैसला सिर्फ दोनों देशों के कारोबार तक सीमित नहीं रह सकता, इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत समेत कई एशियाई देशों का बड़ा समुद्री व्यापार यूएई के बंदरगाहों से होकर गुजरता है। अगर ईरान और यूएई के बीच में तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर शिपिंग लागत, बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई की कीमतें बढ़ जाएंगी। सबसे बड़ी चिंता हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर है। यूएई के प्रमुख बंदरगाह इस अहम समुद्री रास्ते के ही करीब हैं। दुनिया के ये समुद्री मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर ईरान और यूएई के रिश्ते और बिगड़ जाते हैं तो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी। यूएई ने ईरान पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का भी आरोप लगाया है। यूएई के मुताबिक ईरान ने खाड़ी क्षेत्रों में जहाज़ों को निशाना बनाकर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यूएई का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने दोनों मिसाइलों का पता लगा लिया था। उसके मुताबिक एक मिसाइल उसकी समुद्री सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी यूएई के समुद्री क्षेत्र में। यूएई का आरोप है कि दोनों मिसाइलों का निशाना समंदर में चल रहे जहाज थे। हालांकि ईरान ने यूएई के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि ईरान ने यूएई की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी। उन्होंने कहा कि इस तरीके के आरोप क्षेत्र में शांति बहाल करने की कोशिशों को कमज़ोर करेंगे। इसके साथ ही यूएई ने ईरान पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का आरोप लगाया है। यूएई का कहना है कि 28 फरवरी को क्षेत्रीय संघर्ष शुरू होने के बाद ईरान ने उसके खिलाफ करीब 3000 मिसाइल और ड्रोन दागे। यूएई का दावा है कि किसी भी दूसरे देश की तुलना में ईरान ने उस पर सबसे ज़्यादा हमले किए। यूएई के मुताबिक इन हमलों का निशाना सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं थे, बल्कि तेल टैंकर, समुद्री जहाज और ऊर्जा ढांचा भी था। हालांकि ईरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों देशों के बीच में तनाव कम करने के लिए जून में एक समझौता हुआ था। इसके बाद कुछ समय तक मिसाइल और ड्रोन हमले रुके भी थे और उम्मीद भी जताई गई थी कि हालात धीरे धीरे पटरी पर आ जाएंगे, लेकिन ये राहत ज़्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई। कुछ ही हफ्तों बाद दोनों देश एक बार फिर से भिड़ गए। समुद्री सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ गया। अब एक तरफ ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को फिलहाल रोकने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ यूएई ने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी है। ऐसे में खाड़ी क्षेत्रों में कूटनीतिक तनाव के साथ साथ आर्थिक और समुद्री सुरक्षा का संकट भी गहराता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या बातचीत का रास्ता दोबारा खुलता है या फिर ईरान और उसकी पड़ोसी देशों के बीच में बढ़ता तनाव पूरे क्षेत्र के लिए नई मुश्किलें यूं ही खड़ी करता रहेगा। बढ़ेंगे आगे। देखिए, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक गतिविधियां दोबारा शुरू हो रही थीं। कुछ
ईरानी उड़ानें यूएई लौटने लगी थीं और दुबई में कारोबार भी सामान्य होने लगा था। लेकिन अब एक मिसाइल विवाद ने हालात को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। मंगलवार को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। यूएई के मुताबिक दोनों मिसाइलें उसकी दिशा में आ रही थीं। मिसाइल खतरे को देखते हुए यूएई के लोगों के मोबाइल फोन कुछ समय के लिए अलर्ट भी भेजा गया था। यूएई का कहना है कि जांच में पता चला कि दोनों मिसाइलें समुद्री जहाज को निशाना बनाने के लिए दागी गई थी। यूएई के मुताबिक एक मिसाइल उसके क्षेत्रीय जल से बाहर समंदर में जाकर गिरी थी, जबकि दूसरी मिसाइल यूएई के क्षेत्रीय जल में गिरी। हालांकि इस घटना में किसी नुकसान या किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर नहीं है। यानी कि मिसाइल की घटना ने सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन तत्काल तौर पर फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी तरफ ईरान ने यूएई के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई ने मिसाइल दागने से इनकार किया और यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान ने क्षेत्र के देशों में ऐसे आरोप लगाने से बचने की अपील भी की है। यानी इस पूरे विवाद में दोनों देशों के दावे बिल्कुल अलग हैं। यूएई मिसाइल हमले का आरोप लगा रहा है, जबकि ईरान खारिज कर रहा है इसे। मिसाइल विवाद के बाद में यूएई ने सिर्फ आरोप लगाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ा फैसला ले लिया। यूएई के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने भी कहा कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। जो व्यापार है, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, आदान प्रदान, वित्तीय लेन देन, ये सब रुक गया है। खास बात यह है कि अगले आदेश तक ये तमाम चीज़ें जारी रहेंगी, इसलिए ये चिंता और ज़्यादा बढ़ती, क्योंकि ये तय नहीं है कि कब तक चीज़ें जो हैं वो पुनः स्थिति बहाल की ओर जाएंगी। ऐसे में अब व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने का फैसला दोनों देशों के बीच रिश्तों में आई इस नरमी को बड़ा झटका माना जा रहा है। और इस तनाव का सबसे बड़ा असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर पड़ने की आशंका है। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस का मार्ग है। दुनिया का जो है 20% का आसपास का तेल इधर से गुजरता है। अब ऐसे में ये भी अपने आप में और ज़्यादा संकट बढ़ाने जैसा है। पिछले दिनों यूएई ने ईरान पर अपनी सरकारी तेल कंपनी एडनॉक से जुड़े जहाज़ों पर हमले का भी आरोप लगाया था। हालांकि उन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली थी, लेकिन नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। बैलिस्टिक मिसाइल विवाद और व्यापार रोकने के फैसले ने तनाव को और बढ़ा दिया है, एक नई परत जोड़ दी है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि एक तरफ दोनों देशों के बीच में रिश्तों को सामान्य करने की कोशिशें चल रही थीं, तो दूसरी तरफ मिसाइल और समुद्री सुरक्षा से जुड़े आरोपों ने हालात को फिर से बिगाड़ दिया। यूएई का आर्थिक फैसला आने वाले दिनों में ईरान के साथ उसके रिश्तों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश बातचीत के जरिए तनाव कम कर पाएंगे, या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ा ये विवाद पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए यूं ही बड़ी चुनौती बना रहेगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें आपको कि आखिरकार उनकी बहन नौरीन नियाजी और पत्नी बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में जाकर मुलाकात कर ली है। ये मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। खास बात यह है कि नौरीन नियाजी करीब 9 महीने बाद अपने भाई इमरान खान से मिली। लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात में परिवार ने इमरान की सेहत के बारे में जानकारी ली और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश में भी उन्हें अवगत कराया, जिससे इमरान खान को इलाज और मेडिकल जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का निर्देश है। जानकारी के मुताबिक नौरीन नियाजी की इमरान खान से करीब 15 मिनट तक की मुलाकात हुई और इस दौरान परिवार ने उनकी सेहत को लेकर सवाल किए। वहीं इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की मुलाकात करीब 30 से 35 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद नौरीन ने इमरान से मिलने की पुष्टि तो की, लेकिन अदालत में दिए गए भरोसे और कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। दरअसल नौरीन अपनी बहन अलीमा खान और उज़मा खान के साथ में अडियाला जेल के रास्ते में डहगल चेक पॉइंट पहुंची थी। यहां पुलिस ने तीनों को रोक लिया था। इसके बाद सिर्फ नौरीन को इमरान खान से मिलने के लिए जेल जाने की अनुमति दी गई। करीब 15 मिनट बाद मुलाकात खत्म हुई और नौरीन ने इमरान से मुलाकात की पुष्टि की। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। अब इस पूरी मुलाकात के पीछे सबसे बड़ा
आधार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान के परिवार को हर हफ्ते उनसे मुलाकात करने का आदेश दिया था। अदालत ने साफ कहा है कि परिवार से मिलना कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये मौलिक अधिकार है। यानी जेल में बंद होने के बावजूद इमरान खान को अपने परिवार से मिलने का अधिकार है और इस अधिकार को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मुलाकात का आदेश दिया है, बल्कि पिछले 3 सालों में इमरान खान और उनकी बहनों के बीच में मुलाकातों का रिकॉर्ड भी मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने उनके बेटों से हुई बातचीत और फ़ोन कॉल की जानकारी भी देने के लिए कहा है। इससे साफ है कि अदालत इस पूरे मामले में इमरान खान के पारिवारिक संपर्क और जेल में मिलने की अनुमति से जुड़े रिकॉर्ड को भी गंभीरता के साथ देख रहा है। बता आपको ये दें कि मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए कहा गया ताकि शिफा अस्पताल में उनको इलाज मिल पाए। इस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान के निजी डॉक्टर, उनकी बहन डॉक्टर उजमा खान को शामिल किया जाएगा। दरअसल अडियाला जेल की मेडिकल रिपोर्ट में इमरान खान के ब्लड प्रेशर और तनाव को लेकर चिंता जताई गई थी। ऐसे में अदालत का अस्पताल भेजने का आदेश उनकी स्वास्थ्य स्थिति से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान को जेल से बाहर अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाएगा और इस व्यवस्था को लेकर सरकार अगला कदम क्या उठाएगी। यहीं से पाकिस्तान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के बीच में टकराव की स्थिति भी सामने आ सकती है। शहबाज सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इमरान खान को अस्पताल भेजने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नज़ीर तरार ने मीडिया से कहा है कि सरकार ने अदालत के आदेश की समीक्षा की है। सरकार का मानना है कि आदेश के कुछ हिस्से मौजूदा कानून के मुताबिक नहीं हैं। सरकार की दलील है कि पाकिस्तान की जेलों में कई कैदी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर इमरान खान को जेल से बाहर एक खास अस्पताल में इलाज की सुविधा दी जाती तो सवाल उठता है कि ये व्यवस्था बाकी कैदियों के ऊपर लागू क्यों नहीं होती, उनको भी इस प्रकार से इलाज क्यों नहीं मिलता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इसे मौलिक अधिकार और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला बता रहा है, तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार मौजूदा कानूनों को हवाला देते हुए तमाम तर्कों की बात करते हुए कह रहा है कि हम उनको नहीं जाने देंगे। अब इमरान खान के भविष्य को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं कि अब आने वाले समय में क्या होगा। कनाडा के एडमोंटन से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक पंजाबी लड़की की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतका की पहचान परिवार ने जैस्मीन डेजी के रूप में की है। जैस्मीन अपनी एक दोस्त से मिलने टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह उसी जगह पर गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो जैस्मीन गंभीर हालत में मिली थी। दरअसल उसे बचाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना 139 एवेन्यू और 32 स्ट्रीट के पास की है। एडमोंटन पुलिस सर्विस के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह करीब 6:50 पर पुलिस को गोलीबारी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के होमिसाइड विभाग ने अब पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। फिलहाल किसी संदिग्ध की पहचान नहीं हो पाई है। पूरे मामले को करीब से देखा जा रहा है कि गोलीबारी की घटना किस प्रकार से अंजाम दी गई और किस प्रकार से जो है हत्याकांड किया गया। घटना को लेकर पड़ोसियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछा जा रहा है। गोलीबारी से पहले घर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ें भी सुनाई दी थी। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि उसने 2 तेज आवाज़ें सुनी थी और उन्हीं आवाज़ों के आधार पर अब तमाम चीज़ें जो है वो तय होंगी। जांच का दायरा किस कदर आगे बढ़ेगा। स्थानीय लोगों ने अपने घरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात भी साथ में कही है। जैस्मीन अपनी मां और 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। परिवार के लिए ये घटना बेहद दुखद है और सदमे वाली है। एक तरफ परिवार अपनी बेटी और बहन को खो चुका है, तो दूसरी तरफ पुलिस के सामने अब ये पता लगाने की चुनौती है कि आखिर घर में एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही है, उसी हिसाब से जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल मामले में किसी संदिग्ध की पहचान या गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगली दिशा तय करेगी। एडमोंटन में हुई इस घटना ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और लोगों के बीच में डर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरों के बीच में अब ढाका में हिंदुओं को धमकी दिए जाने का भी मामला सामने आया है। चटगांव में एक रैली के दौरान बांग्लादेशी देवबंदी मौलवी और कट्टरपंथी नेता हारून इजहार के कथित बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा मूवमेंट के एक कार्यक्रम में हारून इजहार ने हिंदुओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरा बयान दिया। वीडियो को लेकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। हारून इजहार को अलकायदा से जुड़े होने का दावा हमेशा से किया जाता रहा है। बयान में उसने हिंदुओं को आसानी से मारे जाने की बात कही और ये भी कहा कि उसे खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके लोग ही इसके लिए काफ़ी हैं। हालांकि इन आरोपों और बयान के संदर्भ में संबंधित पक्षों की स्वतंत्र पुष्टि का इंतज़ार है, लेकिन अगर सामने बयान आता है और ये बयान सही भी है तो ये बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बढ़ता बहुत बड़ा कट्टरपंथियों का एक खतरा है, जिस पर बात करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे पहले हिंदुओं ने बहुत कुछ झेला है और अभी भी लगातार इस प्रकार से धमकियां दी जा रही हैं। बांग्लादेश में अलकायदा से जुड़े नेटवर्क और कट्टरपंथ को लेकर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS यानी कि अलकायदा इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक बिखरे हुए संगठन से बदलकर बड़े क्षेत्रीय आतंकवादी नेटवर्क के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी वजह है कि इस प्रकार के बयान जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ दिए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सभी देशों के लिए चिंता का विषय है और इस चुनौती से मिलकर निपटने की जरूरत है। रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हालिया मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में अलकायदा से जुड़े लोगों और उनकी गतिविधियों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से जुड़े ग्रुप के पीछे बताए जा रहे लोगों का भी जिक्र किया। जायसवाल ने रिपोर्ट के हवाले से उन लोगों का भी उल्लेख किया है जो रेड फोर्ट आतंकी हमले से जुड़े बताए गए हैं। भारत का कहना है कि आतंकवादी किसी एक देश की समस्या नहीं है। इससे निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच में सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को धमकी और अलकायदा से जुड़े नेटवर्क को लेकर सामने आ रही चिंताएं एक साथ कई सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही ये भी एक अहम है कि आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बांग्लादेश, भारत और दूसरे क्षेत्रीय देशों के बीच में सुरक्षा सहयोग कितना मजबूत होता है। फिलहाल हारून इजहार के कथित बयान ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा और क्षेत्र में बढ़ते कट्टरपंथ को लेकर बहस तेज कर दी है।